नमस्कार। आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच में काफी जो है संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको बताते चले कि जहां शिक्षक 4 महीने सड़कों पे आके आंदोलन करते हैं तो उसके बाद सरकार झुकती है। हालांकि कोरोना महामारी का उनको दिया जाता है ये कि अब कोरोना महामारी है और मानवता जो है इसके पीछे अभी मानवता पर ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो शिक्षक अपना आंदोलन वापस लेते हैं। तो वही अब सेवा शर्त पर भी जो समिति है वो पुनर्गठित हो चुकी है। तो वही कल ही ये पटना हाई कोर्ट से एक आदेश आया जो कि डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं उनको जो प्राथमिकता दी जा रही थी छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में, उन पर रोक लगा दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 के जो समता का अधिकार है इसका उल्लंघन है, इसके तहत रोक लगी है। तो चलिए इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अश्वनी पांडे जी जो कि प्रवक्ता है टीईटी जो शिक्षक संघ है उसके, और नीतीश निराला जी जो कि अभ्यर्थी हैं जो कि छठे चरण के जो नियोजन प्रक्रिया इसमें भाग ले रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी पांडे जी, आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि सरकार ने सेवा शर्त के लिए जो समिति थी इसका पुनर्गठन कर दिया और कल जो है इस पर एक बैठक भी हो चुकी है। क्या कहना है आपका सर? देखिए, जहां तक बात है सेवा शर्त समिति के पुनर्गठन की, तो ये हम शिक्षकों के साथ इसको तो मैं छलावा कहूंगा। क्योंकि 2015 में ही एक कमेटी बनी थी जिसको 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट दे देनी थी, और अगर वो कमेटी सही ढंग से काम की होती तो आज नियोजित शिक्षकों को उनका हक मिल गया रहता। इसको एक कड़ी और बढ़ाते हैं तो मेरा तो मानना है कि कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी बिहार में शिक्षक हैं, उनका सेवा शर्त है, तो ये तो कमेटी बना के घोटाला किया गया ना, पैसे का बंदरबांट किया गया। कमेटी के नाम पे कुछ करोड़ रुपया इधर से उधर होगा, दूसरा क्या होगा। ऑलरेडी सेवा शर्त जब पहले से है, मान लिया कि सरकार के पास वित्तीय प्रॉब्लम था, वो हमारा समान काम समान वेतन का मांग है, वहां पे हो सकता था कि वो समस्या होती। तो यहाँ पे तो सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा है ना। सरकार चाहती नहीं है कि शिक्षकों से संवाद करें और शिक्षकों को अच्छा उनको सेवा शर्त दें। तो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं, पूर्व से जो नियमित शिक्षक हैं, उनका सेवा शर्त ऑलरेडी है, उस सेवा शर्त को केवल दे देते। मैं मान लेता हूं कि सरकार की नियत अगर ठीक होती, वो ये दिखाती कि नहीं मेरे पास पैसे का अभाव है, तो ये करती ना कि सेवा शर्त हमें वो रेगुलर वाला दे देती, और उसमें जो हमें स्केल सरकार को देना है या जहां तक वो सक्षम है वो इसकी वेतन वाले कॉलम में वो चीज भर देती और सेवा शर्त हमें वही दे देती। तो ये तो है नहीं, यहाँ तो उलझाना है। जब जब चुनाव आया है तो ये सरकार जो है वो अपना प्रपंच खेलती है, और कैसे नियोजित शिक्षक और उनके परिवार सगा संबंधियों को का वोट अपने पाले में लाया जाए, इसका ये एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहिए इसको। नहीं तो सेवा शर्त कमेटी बनने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर बनी तो सरकार की मंशा ठीक होती तो उसी समय बन गई रहती। तो आज 90 दिन में जो बनने वाला था वो 5 साल बाद पुनः उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। ये छलावा नहीं है तो क्या है फिर? चलिए, तो ये हम शिक्षकों के साथ छलावा है। चलिए नीतीश जी, आपके साथ भी छलावा हुआ है। और जो डीएलएड वाले को थी पहले सरकार लेने को तैयार नहीं थी, अब बाद में उनको ही प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये पूरा मामला क्या है, जरा बताते हैं आप। सबसे पहले एचएस मीडिया बंधु को मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ। साथियों, मुश्किल इस चीज की है, जब नोटिफिकेशन निकाले उसमें प्रायोरिटी का कहीं कोई सवाल नहीं था, कहीं कोई जिक्र नहीं था। एकाएक जब मेधा सूची बन रही थी वहां पे 17/12/2019 भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज महोदय का एक नोटिस आया, उसमें डीएलएड को प्रायोरिटी दिया गया। माननीय, जब आप एनसीटी अगर प्रायोरिटी नहीं दी, बराबर मान रही है, तो फिर आप कौन होते हैं उस चीज को नियम बदलने वाले? अब बिहार में तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट हैं बीएड धारी, सबका सब असमंजस में है। आज से नहीं है, 2012 से ही वैकेंसी आ रही है, टीचर की आएगी, टीचर की आएगी। फिर 2017 में हम लोग बीटेड दिए, 2017 के अगस्त में। उस समय से ही मतलब आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन। उसके बाद 2018 के अगस्त में आई कि नहीं अब बहाली माने ओपन किया जाए।
उसके बाद 2019 में जब फॉर्म भरा, उसके बाद 2000 दिसंबर में ये इस तरह का नोटिफिकेशन। आखिर ये हो क्यों रहा है? सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है, इसलिए कि नहीं दिख रही है। अगर निष्पक्ष होती तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता, बीच में नियम बदलना। वो भी जान रहे हैं कि आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन होगा, समय कटेगा, फिर चुनाव होगा, चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, फिर हमारी जीत होगी। ये दो पार्टी के मिलजुल के शिक्षा व्यवस्था को एकदम बर्बाद करने का एक पहल अपना लिया है। एक तो बेरोजगार इतने हैं हमारे बिहार के अंदर, डेंसिटी ज्यादा है, उस अनुसार से रोजगार नहीं है। आखिर कहाँ जाएंगे पढ़े लिखे बीएड धारी अपने, अगर मतलब डिग्री के मुताबिक अगर उनको नहीं मिलता है रोजगार, आखिर क्या करेंगे? बिहार सरकार को इन पे सोचना चाहिए। आखिर उनकी मंशा क्यों नहीं इस तरह से आ रही कि शिक्षा व्यवस्था जो हमारा डाटा है, नीति आयोग का जो डाटा है, शिक्षा व्यवस्था सबसे लचर व्यवस्था में आ गया है। फिर वो मतलब क्या समझ में नहीं पांडे आता जी है। आपसे नितिन जी बस एक मिनट, मैं सोनी पांडे से इसी पर लेना चाहता हूं कि आखिर सरकार जो है दूसरे राज्यों में कभी भी शिक्षक और शिक्षा विभाग या सरकार के बीच में उतना मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन बिहार में जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही कोई नियम आता है, ठन जाता है सरकार और शिक्षकों के बीच में। ऐसा क्यों आखिर होता है? कितना यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है आखिर क्यों नजरअंदाज करता है आखिर नियमों को? जरा इसके बारे में बताते हैं। नजरअंदाज कहिए या फिर उसको बगलाना कहिए या फिर अपने लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाना कहिए। आप अभी हाल में देखे होइएगा, काफी फेयर एग्जाम हुआ था एसटीईटी का, बहुत सारे उसमें अभ्यर्थी थे। आपने बहुत प्रमुखता से इस चीज को कवर भी किया था। आप लगातार दरोगा अभ्यर्थियों के आंदोलन को कवर करते रहे, हम लोग के हड़ताल के आंदोलन को कवर करते रहे। इसी दरमियान बहुत सारा घटनाक्रम घटा। इसमें आपने देखा कि बराबर कैंडिडेट्स ये आंदोलन करते रहे, दरोगा अभ्यर्थी वाले के क्वेश्चन आउट है, पेपर लीक है, उन लोगों ने प्रूफ तक दिया, लेकिन उस आवाज आपकी अच्छी नहीं आ रही है। हो चुका बहुत मुद्दों पे आनंद किशोर, मैं कह रहा हूँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब बोला जाए फिर से जवाब। जी जी, तो आपने प्रमुखता से खबर एक चलाई थी दरोगा अभ्यर्थियों की, एसटीईटी अभ्यर्थियों की, हम नियोजित शिक्षकों की। जब हम लोग हड़ताल में थे तो उस दरमियान एक घटनाक्रम हुआ कि जो दरोगा अभ्यर्थी थे उन लोगों ने सरेआम सरकार पर आरोप लगाया कि पेपर लीक था। उन लोगों ने बाकायदा प्रूफ तक सबमिट किया, लेकिन विभाग उस पर संज्ञान नहीं लिया, बिहार सरकार संज्ञान नहीं लिया। लेकिन एसटीईटी का एग्जाम आनंद किशोर जी के नेतृत्व में काफी फेयर हुआ था। 2-4 सेंटरों पे थोड़ा सा लोकल मैनेजमेंट के चलते धांधली हुई थी, वहां एग्जाम कैंसिल तक हो गया। और कैंसिल होने के बाद बोर्ड अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया था कि हम 15 तारीख तक रिजल्ट दे देंगे, लेकिन 16 तारीख को अचानक से रद्द करने का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो यही है, बीच बीच में जब छेड़छाड़ कीजिएगा किसी चीज के साथ, अब जैसे हम टीईटी शिक्षक हैं, हम लोग टीईटी पास हैं, आप देखिए जितने बिहार के अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं या इसके सिमिलर जो राज्य हैं, उन सब जगहों पे टीईटी शिक्षकों को सीधे असिस्टेंट टीचर बना के, सहायक शिक्षक बना के पूर्ण स्केल दिया जा रहा है। इवन आप अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वहां जो टीईटी पास पारा शिक्षक हैं उनको भी स्केल देने की बातें चल रही हैं और वहां पे सेवा शर्त बना है वैसा। तो ये स्थिति है। लेकिन यहाँ बिहार में हमारा नोटिफिकेशन जब हुआ 2011 में फर्स्ट टाइम, तो हमें असिस्टेंट टीचर बनाने की बात थी और फुल स्केल पूर्ण वेतनमान पे बहाली की बात थी। अचानक से हमें भी नियोजित शिक्षक बना दिया गया। तो सरकार की पता नहीं मंशा क्या होती है। बीच बीच में नोटिफिकेशन से अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस पर लोगों का रिएक्शन आएगा, फिर बहाली बाधित होगी, बच्चे हरास होंगे, जो उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो हरास होंगे, उनके पेरेंट्स हरास होंगे, राज्य हरास में जाएगा। क्योंकि अगर कोई वैकेंसी समय पे पूरा नहीं होती है तो उसका भुगताना सभी को भुगतना पड़ेगा। तो यही है, सरकार जानबूझ के मामले को फंसाती है और जानबूझ के वो नहीं चाहती है कि कोई प्रतियोगी परीक्षा या कोई वैकेंसी समय पे हो, उसमें कोई ना कोई पेच ऐसा छेड़ देती है कि कुछ लोग विरोध करें, कोर्ट जाएं और मामला लंबा खींचे। आप देखिए जो शिक्षक नियोजन चल रहा है, कब से चल रहा है,
2011 से बहाली चल रही है, वो बहाली आज तक पूरी नहीं हुई। अभ्यर्थी रोड पे हैं। बताइए, एक समय था जब रिजल्ट आया था तो लोगों ने कहा था, पेपर में भी छपा था कि वैकेंसी से कम रिजल्ट आया है, सबकी बहाली हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज नहीं है। अधिकांश कुछ लोग जो हम जैसे लकी लोग हैं वो विभाग में आ गए। आवाज आपकी सही से नहीं आ रही है। हम नीतीश जी से पूछते हैं कि नीतीश जी, आप अभी अभ्यर्थी हैं, नियोजन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। एक शिक्षक बनने के लिए कितना बिहार में अभी कितना मेहनत करना पड़ता है, जरा इसको प्रोसेस से बताते हैं, अभी कितना कितना करना पड़ रहा है अभी आपको? जी जी, एक शिक्षक बनने के लिए आपको पहले मैट्रिक, इंटर, उसके बाद आपको कोई एजुकेशन जो ट्रेनिंग होता है वो लेनी होती है। उसके बाद आपको बहाली का इंतजार करना पड़ेगा, और बिहार के इतिहास में बहाली के लिए आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। आप नहीं, अभी जो बिहार में नहीं, मेरा प्रश्न आप समझे नहीं। अभी जो बिहार में जो जद्दोजहद चलता है शिक्षक बनने के लिए, कि आपको नियोजन केंद्रों पर जाकर नियोजन में भाग लेना है, फिर हाई कोर्ट में केस भी लड़ना है, तो ये बताते जरा, अभी आपके साथ जो हो रहा है उसको बताते जरा आप। मैं अपना एक मतलब बता रहा हूँ, मैंने कितना जद्दोजहद किया है। 2012 में मैंने मतलब इंटर की थी, उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद बीएड किया। ये तकरीबन 2012 से लेके 2020 है, 8 सालों के बीच में बहाली नहीं हुए हमारे बिहार के अंदर। और ये फंसता ही जा रहा है। ये लगातार चौथा केस है, आपको पता होनी चाहिए, नियोजन के लेके चौथा या पांचवा केस है, सॉरी पांचवा केस है। ये नियोजन के गलत नीति का जो आरोप लगा है इन पे, ये पांचवा केस है। ये सारा का सारा ओवरऑल तो स्टूडेंट पे पड़ रहा है ना, ये आप केस कर रहे हैं किसी नीति को। सरकार को अपना चाहिए कि एक अच्छी नीति बनाए जो कि तमाम छात्रों के हित में हो। ये मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, ये सरकार की निष्पक्ष नीति नहीं है कि मुझे बहाली करना। अब देखिए, यूपी में 69,000 टीचरों की बहाली हुई, विद इन 6 मंथ के अंदर बहाली हो चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ 2017 से प्रोसेस चला आ रहा है। 2019 में तकरीबन प्रत्येक स्टूडेंट कम खर्च किया होगा तो 25 से 35,000 खर्च किया होगा आवेदन करने में। वो भी जहां आपको आवेदन करना है वहां जाके करना है। अदर बाय पोस्ट करना है तो उसके लिए 45 रुपया 46 रुपया लगभग खर्च पड़ता था। अगर आपके अगल बगल में है तो बाय पोस्ट एक स्टूडेंट 3 से 4 जिला अगर जाकर करना चाहे तो ओवरऑल मतलब टाइम फुलफिल हो जाता है। तो अब तकरीबन 30 से 35,000 खर्च आ रहा है। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट अगर पता चले तो ये इस तरह का आता है कि नहीं, इस पे तो केस आ गया है, फिर प्रायोरिटी बदला चला गया है। फिर पता चल रहा है कि प्रायोरिटी तो बदला गया है, फिर दूसरा कह रहा है कि नहीं, प्राथमिकता होनी ही नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट खुद मतलब न्याय पाने के लिए भटक रहा है, आखिर करे तो करे क्या। पता नहीं, अगर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी खुद वहां पहुंचे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, तो वो तो पता जान ही रहे हैं कि कौन सा वायलेशन होगा हम अगर इस तरह का नीति बना रहे हैं। अब देखिए, केवीएस का अप्लाई कर रहे हैं पीआरटी में, तो वहां तो बीएड डीएलएड कहीं कोई बात नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जहां जो अगर नोटिफिकेशन निकाले बीच में बदला गया मैटर, ये कहाँ का नियम। हम लोग आज से नहीं, आज फिर एक बार और हम लोग ड्राफ्टिंग किए थे, लेकिन उसका मेंशनिंग नहीं हो पाया था, फिर दूसरे बार वाईवी गिरी सर को करना पड़ा। तो ये प्रक्रिया, ये तो मतलब आर्थिक रूप से तंगी तो हो ही रहे हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह तंग है। आखिर करे तो करें, ऐसा भ्रष्ट शिक्षा नीति के खिलाफ आखिर हम लोग कहाँ जाएं। ऐसे ही मतलब ये आप फिर कह रहे हैं कि मतलब 7 सितंबर को अब अगर नहीं झुक पा रहे हैं, शिक्षा विभाग नहीं झुकेंगे तो 7 सितंबर तब तक में तो फिर इनका चुनाव का आ जाएगा, अक्टूबर से चुनाव आ जाएगा, तो फिर अगले 5 वर्षीय में चले जाएगा ये बात। आखिर 8 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ। आप तमाम मीडिया बंधु से हमारी गुजारिश है, इन तमाम बातों को लोगों के जन जन तक फैलाएं। आखिर नीतीश जी, हम सोनी पांडे से ही बात कर लेते हैं। पांडे जी, जी कि पहले होता था बिहार में शिक्षक का जो चुनाव होता था, जैसे शिक्षक की नियुक्ति जो होती थी पहले एक एग्जामिनेशन था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। लेकिन ये नियोजन प्रक्रिया जो हर एक ब्लॉक में जाके, आपको हर एक जिला परिषद में जाके, हर एक नगर परिषद में जाके अप्लाई करना, अलग अलग में इतना झंझट वाला क्यों आखिर बना दिया गया इसे, जबकि ये कंबाइंड एंट्रेंस पहले। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपके सवाल को। आपके सवाल को मैं समझ गया। सबसे पहले जो वैकेंसी होती थी वो बिना परीक्षा की होती थी।
पहले टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होते थे, लोग मैट्रिक 8वीं तक के लोगों को, 8वीं के लोग भी जो ट्रेनिंग कर लिए पहले, बहुत पहले, वो लोग टीचर हो जाते थे। मतलब प्रशिक्षण कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और नौकरी मिल जाती थी। उसके बाद पहली बार एग्जाम एंट्रेंस हुआ, लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ था, बीपीएससी ने कंडक्ट किया था। उसमें उस समय भी पहली बार अप्रशिक्षित लोगों को भी मौका दिया गया था, एग्जाम हुआ, उससे लोग आए। तो समय समय पे बहाली की प्रक्रिया बदलती रही, लेकिन ये जो एग्जाम का प्रोसेस बदलता रहा। लेकिन ये जो प्रक्रिया है नियोजन वाला, इतना जटिल है और उबाऊ है, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रोसेस से हम लोग भी आए हैं और क्रॉस किए हैं। बताइए, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ करें या ना करें, बिहार के ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। 9000 नियोजन इकाइयों में जब उनको चक्कर कटवाया जाता है, कौन जिला कहाँ है, कौन पंचायत कहाँ है और कौन प्रखंड कहाँ है, लोगों को एकदम भक भक दिमाग में जलता है। ये स्थिति है। बीपीएससी वगैरह के एग्जाम में अगर कोई बैठे और ज्योग्राफी से सवाल आ जाए तो आंख मूंद के कोई हाथ रख देगा। अगर शिक्षक नियोजन में जो शामिल हुआ है तो उसका सही ही होगा। ये इतना ये नीतीश सरकार कर दी है। हम लोग उस समय अभ्यर्थी थे, हम लोग भी लड़े, तो उसी का देन था कि कैंप से बहाली हुई, तब जाके हम लोग की बहाली हुई। नहीं तो एक ही अभ्यर्थी की बहाली सभी जगह हो जा रही थी जो टॉप मेरिट वाले थे। तो हम लोगों ने इस बार मांग किया था सरकार से कि आप अगर चाहते हैं कि बहाली प्रक्रिया सरल हो तो आप केंद्रीकृत बहाली कीजिए। आप जब ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं तो जितने अभ्यर्थी पास हैं उनसे ऑनलाइन ले लेते आवेदन, ऑनलाइन आवेदन लेके उनसे प्रेफरेंस पूछ लेते कि आप किस जिले में जाना चाहते हैं, उन जिलों के कौन कौन से प्रखंड में जाना चाहते हैं। और केंद्रीकृत बहाली होती राज्य स्तर से तो ना भ्रष्टाचार होता, ना कुछ होता, और समय पे बहाली पूरी होती। लेकिन चाहे सरकार किन्हीं की रही हो, चाहे नीतीश जी की सरकार रही हो या फिर लालू यादव जी की सरकार रही हो, सबने शिक्षा के साथ प्रयोग किया है, लोगों को शिक्षित होने से रोका है और नौकरी देने में ये लोग बहुत कतराते हैं। सारे लोग यही किए हैं। कोई जात पात की राजनीति करता है, कोई धर्म की राजनीति करता है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता जागरूक हो, पढ़े लिखे। आज सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, साजिश रची जा रही है प्राइवेट हाथों में देने की। इस बहुत बुरा होने वाला है। बिहार की जनता अगर नहीं समझेगी ना, दिल्ली की तरह सोचना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो सरकार काम करेगी, जनता उसके साथ अगर जाएगी तभी सर्वांगीण विकास होगा। जी नीतीश जी, अभी मैं आपसे एक प्रश्न अब अंतिम पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपने जो नियोजन प्रक्रिया है एक शिक्षक बनने के लिए, उसमें कितना पैसे आपने खर्च कर दिया, हाई कोर्ट से लेके और अप्लाई करने से लेके, और समय कितना लगा है आपका? मैंने नियोजन प्रक्रिया में कम से कम 2-2.5-3 महीना के लगभग खर्च आया है। उस तकरीबन उस 3 महीने में खर्च मुझे लगता है कम से कम 35 से 40 हजार रुपया खर्च है। एक जनरली स्टूडेंट कोई भी है उसको 30 से 40 हजार रुपया खर्च आ ही गया है, क्योंकि बाय पोस्ट भी भेजे हैं, ऐसे नियोजन जा के फॉर्म भी डाले हैं, तो 35 से 40 रुपया खर्च आना ही आना है। और बाद बाकी रही कोर्ट का सेशन है, इसमें कम से कम पर स्टूडेंट 10,000 खर्च है। ऐसे एक्टिव स्टूडेंट हम लोग मात्र 32 हैं, तो तकरीबन 10,000 पर स्टूडेंट खर्च है। समय कम से कम सोचिए, आज 3 जुलाई है, 28 को मैंने ऐसे हम लोग मार्च से ही ड्राफ्टिंग के लिए सोच रहे थे, होते होते मैंने जुलाई में ये जून में मैंने कवर किया इस चीज को, तो जुलाई में हम लोग का हेयरिंग हुआ, जो स्टे आया। तकरीबन उधर टाइम लगा, फिर इधर सोचिए ना, लगे हुए रहते हैं इसी चीज को लेके, आखिर ऐसा गलत नीति आया क्यों। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि मतलब प्राथमिकता को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। अच्छा, चलिए पांडे जी, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है, जो सेवा शर्त आपकी आ रही है, अगर तक जो चांस है कि वो आ जाएगा, आपको क्या लगता है कि जैसे आप लोग मांग कर रहे थे, जैसे एक वेतनमान सरकारी कर्मचारी का दर्जा और स्वैच्छिक स्थानांतरण, ये सब जो मुद्दा है, क्या इस पर सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी या फिर इसको अगले विधानसभा, अगले शासन के लिए टाल दिया जाएगा? करना ही पड़ेगा। बहुत सारी डिमांड्स जो है वो सरकार ने नहीं, हमें कोर्ट ने दिया है। जैसे राज्य कर्मी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा हमने कोर्ट से जीता है, ईपीएफ हमें मिले, ये दर्ज। जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि सरकार तो हमें क्या
क्या देगी वो नहीं पता है। हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और कोर्ट ने हमें पहले ही दिया हुआ है, हाई कोर्ट ने हमें राजकर्मी का दर्जा दिया हुआ है का केस हम लोग जीते हुए। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे कोर्ट से हम लोगों ने बहुत सारा केस जीता हुआ है इस दौरान। हाई कोर्ट ने हमें राजकर्मी, निजी शिक्षकों को राजकर्मी बनाने का केस हम लोग जीते हुए हैं। ईपीएफ, आप बताइए, आप एचएस बिहार चैनल में काम करते हैं, अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गया तो आप लोगों का ईपीएफ कटता होगा, लेकिन 4.5 लाख लोग यहाँ हैं, सरकार अपने ही नियम का वायलेशन कर रही है, हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने हमें ईपीएफ का लाभ दिया है, उन्हें देना ही पड़ेगा। अभी हमारे कुछ बंधु हैं, उन लोगों ने सेवा शर्त को लेकर केस किया था, उस पर सरकार को डायरेक्शन गया है हाई कोर्ट से, करना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो हम कोर्ट के सामने जाएंगे, सरकार जो भी दे देगी हम मान थोड़ा जाएंगे। राइट टू एक्ट जो है उस नॉर्म्स को हम लोग फुलफिल करते हैं। हम लोग तो मांग करते हैं कि टीईटी एसटीईटी शिक्षकों का अलग कैडर बनाया जाए, जैसे बाकी राज्यों में है, हमारा अलग कैडर बनाया जाए और सभी सुविधाओं को दिया जाए। और बाकी जो हमारे बंधु है, हमारा देखिए, हमारा संविधान कहता है कि सबसे पिछड़े पंक्ति में जो है उसके साथ का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार कहती है कि नियोजित शिक्षक योग्य नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोग योग्य नहीं होंगे, तो उनके आड़ में इतने अयोग्य जो होंगे, उनकी आड़ में इतने योग्य लोगों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, क्या ये हमारा संविधान कहता है? आप फिल्टर कर लीजिए, आप एग्जाम ले लीजिए, आप जैसे करना है करिए, एग्जाम लीजिएगा तो हो सकता है कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी, शिक्षक भी पढ़ना शुरू करेंगे, समाज में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की एक नई परिभाषा लिखी जाएगी। तो सरकार करना चाहे तब तो, ये सरकार कोई सरकार रहे करना नहीं चाहती है, वो केवल और केवल उलझाना चाहती है, अपने मुद्दों को स्थापित करना चाहती है। आपने पूछा नीतीश जी से एक सवाल, शायद वो अपने ढंग से जवाब दिए, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कोई भी वैकेंसी, वो शिक्षक की वैकेंसी हो या कोई वैकेंसी हो, 3-4 स्तर पर अभ्यर्थी को तैयारी करनी पड़ती है। एक तो अपने माँ बाप का पैसा खर्चा करके अच्छे ढंग से पढ़िए, पढ़ने के बाद पॉलिटिकल कनेक्शन रखिए, और तीसरा कि उसके बाद कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार रहिए। 4-5 चरण का यहाँ पे एग्जाम अभ्यर्थियों का लेकर तपा के बहाली कराया जाता है। तो अगर आप एग्जाम पास कर गए तो पॉलिटिकल कनेक्शन रखिए कि एग्जाम रद्द न हो, अगर वहां कमजोर हो गया तो एग्जाम रद्द हो जाएगा, उसके बाद आपको कोर्ट जाना होगा। तो 4-5 स्तर की लड़ाई लड़ने के बाद अगर तब भी अगर आप भाग्यशाली होंगे और इन माफियाओं की नजर आप पे नहीं पड़ी तो आपको नौकरी मिल जाएगा, अन्यथा असंभव है। ये स्थिति है बिहार की। तो मुझे यही कहना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो सरकार को शिक्षकों की मांगों पर विचार करना चाहिए, और जो योग्य शिक्षक हैं, जो सारे मानकों को फुलफिल करते हैं, उनके साथ न्याय करना चाहिए, बहाली प्रक्रिया को सरल करनी चाहिए, केंद्रीकृत करना चाहिए, ये सारा नियोजन इकाई भंग करके जिला स्तर पे कैडर बनाना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जो इतना कम वेतन में अपने जिला से दूर दूर रह रहे हैं, उनको अपने परिवार, अपने समाज का चिंता सताया रहता है, तो वैसे लोगों को तुरंत और विलंब ऐच्छिक ट्रांसफर अपने गृह जिले में देना चाहिए। तो बहुत सारी मांगे हैं जिस पे सरकार चाहे तो उस पे उसको वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है और ये मामले को उलझाना चाहती है, और शिक्षक और सरकार के बीच एक टसन बराबर चलता रहे ये दिखाना चाहती है, और समाज को बढ़ाना। शिक्षक को एक खलनायक की भूमिका के रूप में समाज में पेश किया जाता है, जबकि वस्तु स्थिति क्या है आप तो लगातार कवर करते रहे, विद्यालयों में जाते आते रहे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अश्विनी पांडे हैं जो कि लगातार आंदोलन में शिक्षकों के हक के लिए जो है लड़ते रहते हैं, आप हमेशा उनका चेहरा देखते रहते हैं विभिन्न समाचार पत्रों में, मीडिया सेंटरों पे, जो कि जिनका कहना है कि सरकार जो है टीचर को एक खलनायक के रूप में पेश करना चाहती है और एक द्वंद्व जो है सरकार और शिक्षकों के बीच में पैदा रखना चाहती है, कायम रखना चाहती है। तो वही नीतीश जी हमारे साथ थे जिनका कहना है कि ये जो प्रक्रिया है जो शिक्षक बहाली की, वो बहुत ही ज्यादा महंगी, पेचीदी और उलझाऊ है। एक जो स्टूडेंट है उसको लगभग बिहार के सभी पंचायत क्षेत्रों का चक्कर लगाना पड़ता है, 35 से 40 हजार तक रुपए खर्च होते हैं, और इतना होने के बाद भी, इतना प्रोसेस करने के बाद भी हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है।
तो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है और जो शिक्षा में शिक्षकों को लेने की जो पद्धति है उस पर ही बहुत बड़ा एक रिव्यू करने की जरूरत है, इसके सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है। और एक बोर्ड, कम से कम राज्य स्तरीय बोर्ड होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम जिला स्तरीय बोर्ड तो जरूर होना चाहिए, ताकि इन समस्याओं को, इन जटिलताओं को कम किया जा सके, और जिसके कारण जो बिहार में पठन पाठन का कार्य जो है हमेशा स्थगित होता है वो अस्थायी रूप से हो सके। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, लेकिन अभी जो है वैसे हालात नहीं दिख रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि सरकार जो है इसमें परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाएगी और शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। तो आप हमारे दोनों जो गेस्ट थे, नीतीश जी और अश्विनी पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको अपना समय दिया, और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।